नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आज की हम क्वेश्चन आउट सीरीज में देखेंगे बायोलॉजी का, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा वीवीआई है। तो अभी तक वीडियो जो है मैं पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग जो है जल्दी जल्दी नोट्स बना ले, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में ये कुछ नहीं है। तो अगर ये रह जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ जो है वो रह जाएँ, लेकिन बहुत लोग जो है वो कॉमेंट करके वो प्रॉब्लम किए हैं। लेकिन देखिए कुछ हद तक सॉल्यूशन हुआ है। देखिए आगे क्या होता है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। युग्मक जनन और भ्रूणोदय के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये आज का वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लेंगे, ठीक है। तो दो कॉलम बनाएंगे इस तरीके से आपका युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव। तो युग्मक बनाने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, और इस प्रक्रिया में नर तथा मादा जो है दोनों युग्म बनाते हैं। वही भ्रूणोद भव की बात की जाए तो जाइगोट से भ्रूण बनाने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जाइगोट की कोशिका का विभाजन होता है। साथ ही साथ सेकेंड नंबर में देखेंगे कि इस प्रक्रिया में जो है मियोसिस प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित मायोसाइट्स से नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। जबकि इधर देखेंगे तो इस प्रक्रिया में द्विगुणित जाइगोट के बार बार माइटोटिक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। और इसे हम लोग इंग्लिश में भी नीचे देखेंगे, इंग्लिश में भी दिया गया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ठीक है, गैमेटोजेनिस एंड एम्ब्रोजेनिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनिस एंड एम्ब्रोजेनिस देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो गैमेटोजेनिस रेफर्स टू द प्रोसेस of formation of the two type of gametes, मेल एंड फीमेल। और उसी तरह की यहाँ बात की जाए तो एम्ब्रोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो फ्रॉम द जाइगोट। नेक्स्ट है आपका नीचे सेकेंड पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड माइसाइट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ meiosis. And next point, it involves the development of the embryo from the repeated mitotic division of the diploid zygote. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडी कार्य को उल्लेख करें। तो एंटीबॉडी कार्य यानी मेंशन द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी निम्नलिखित रूप से कार्य करता है। जीवाणु को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत ढक देता है जिससे फैगोसाइट उसे पहचान सकता है, फैगोसाइट उसे पहचान सकता है। इसको हम ऑसोनाइजेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा श्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है और उसे उदासीनता कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर बृहद आकार और घुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है जो एंटीजन के विशेष जैव कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, और इसे हम लोग एग्लूटिनेशन कहते हैं, ठीक है। मेंशन द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। Antibody got the bacteria in such a way. Antibody got the bacteria in such a way that phagocytes identify them easily. Phagocyte identify them easily. This is called opsonization. Next point, antibody neutralized the toxins produced by bacteria. This is called neutralization. Now the third point, through combining with antigen, antibody makes a macromolecular insoluble complex substance which inactivates the vital function of antigen. This is called agglutination. Next question की ओर बढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखे। जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। पहला आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी वीवीआई है, और रासायनिक अभियांत्रिकी। तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में हम लोग लिखेंगे, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीवन से डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीवन के जीन के साथ युग्मित किया जाता है। दूसरे शब्दों में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी को युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की बात की जाए तो रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रमों में
रोगाणुहित वातावरण बनाकर, प्रोकरणों में रोगाणुहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रीय कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम का उत्पादन। राइट प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन टू मेन टेक्निक्स। फर्स्ट वन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज द साइंस of manipulate of genes. It is the science of manipulate of gene. It is strict, sorry, in a strict sense, it involves alteration in chemistry of genetic material. It involves alteration in the chemistry of genetic material, introduction of the same into host and thereby changing phenotype of host. नेक्स्ट है आपका बायोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस डिवोटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज इन कल्चर मीडियम इन एस्पेक्टिक condition for the manufacture and multiplication of biotechnological products such as antibiotics, vaccine, enzyme, etc. ठीक है, नेक्स्ट आपका VBI है ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय लिखें। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है आपका अधिक शोर पैदा करने वाली मशीनों के स्थान पर कम शोर करने वाली मशीनें लगाई जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आबादी से दूर औद्योगिक इकाई को स्थापित की जानी चाहिए। थर्ड है लाउड स्पीकर एवं तेज आवाज़ पैदा करने वाले यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगानी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम बढ़ते हैं, उसी को इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपका साउंड पॉल्यूशन है, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एंटीबॉडीज और इंटरफेरेंस में अंतर बताइए। तो पहले लिखेंगे आपका इंटरफेरेंस और एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इंटरफेरेंस की बात की जाती है सूक्ष्मजीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज की बात की जाए तो ये केवल प्लाज्मा की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर इंटरफेरेंस की बात की जाए तो ये तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाते हैं किंतु अस्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एंटीबॉडीज़ की बात की जाए तो ये धीमी प्रक्रिया वाले किंतु दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी तरह से थर्ड पॉइंट है कोशिकाओं के अंदर ये क्रिया करते हैं इंटरफेरेंस, जबकि एंटीबॉडीज़ की बात की जाए तो कोशिका के लिए बाहर प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका फोर्थ पॉइंट की बात की जाए इंटरफेरेंस का, ये शरीर का द्वितीय रक्षा अस्त्र बनाते हैं, जबकि एंटीबॉडीज की बात की जाए तो ये शरीर का तृतीय रक्षा अस्त्र क्या होता है बनाते। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग इंटरफेरेंस एंड एंटीबॉडीज डिफरेंस बिटवीन। तो इंटरफेरेंस लिखेंगे और एंटीबॉडीज लिखेंगे। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोवेव इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, माइक्रोवेव इन्फेक्टेड सेल। और एंटीबॉडीज की बात की जाए दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ओनली प्लाज्मा बीटा सेल। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है दीज आर क्विक इन एक्शन बट गिव्स अ टेम्पररी प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स। नाउ द सेकंड पॉइंट इज these are slow in action but give a long lasting protection against एंटीजेंस। ठीक है, इधर थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो दीज एक्ट इनसाइड द सेल, और वही थर्ड पॉइंट इधर बात की जाए तो दीज एक्ट इन आउटसाइड द सेल, ये इनसाइड द सेल काम करता है और वो आउटसाइड। नेक्स्ट 4 नंबर है फ्रॉम द बॉडीज सेकेंड लाइन्स ऑफ डिफेंस। ठीक है, और ये है फ्रॉम द बॉडी थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है और ये क्या है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आपका यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए बताइए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यौन संचालित रोग से क्या क्या उपाय है आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में भी है, व्हाट मेजर्स शुड बी ऑप्टेड टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में भ्रूण कोष कैसे विकसित होता है, भ्रूण कोष की संरचना का वर्णन करें। तो गुरु बीजाणु मातृकोश का अधिसूचन विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। केवल क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणकोष के रूप में विकसित होता है। क्रियात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन से 2 संतति केंद्रक बनाता है, जो गुरु बीजाणु के 2 सम्मुख ध्रुव पर चले जाते हैं और न्यूक्लिक भ्रूणकोष की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्र के विभाजन के फलस्वरूप 4 न्यूक्लिक और उसके बाद 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोष की रचना करते हैं। इनमें से 4 माइक्रोफाइलर छोर पर तथा 4 जो है चैलेजल छोर पर रहते हैं, ठीक है। वहीं माइक्रोफाइलोजर के छोर के 4 केंद्रक से 3 अंड समुच्चय बनाते हैं एवं चौथा जो है नीचे की ओर खिसककर ध्रुवीय केंद्रक बनाता है। चैलेजर छोर की तरफ 3 केंद्रक प्रतिव्यासांत कोशिकाएं जो है वो बनाते हैं तथा चौथा खिसककर दूसरा ध्रुवीय बनाता है। दोनों ध्रुवीय केंद्रक संगलित होकर क्या होते हैं, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, ठीक है। अब भ्रूण की संरचना यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भ्रूण की संरचना होती कैसी है, ठीक है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि फिगर बनाने में टाइम लगेगा। तो भ्रूण की संरचना जो है अंड समुच्चय होती है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड समुच्चय बनाती हैं, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। उसी तरह से फिर आपका है केंद्रीय कोशिका। अंड समुच्चय के नीचे भाग को केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है जो निषेचन के पूर्व संगलित होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाता है। प्रतिसंज्ञा व्यासांत कोशिका जो है भ्रूण कोष के चैलेंजर छोर विभाजीय छोर के ओर 3 कोशिकाएं होती है, जिन्हें प्रतिव्यासंगत कोशिका कहते हैं और ये निषेचन से पहले या तुरंत बाद जो है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, हाउ डज एम्ब्रोसिक डेवलप इन एंजियोस्पर्म्स, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ज़्यादा ये बोलना जो है वो आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे जाएगा। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये आपका इंग्लिश में टोटल हो गया, ठीक है। हिंदी में मैं बता ही दिया हूँ, आप टोटल यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप लोग जो पिछली क्लास नहीं किए हैं, अगर पार्ट 1 का, ये पार्ट 2 था बायो का, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सब कुछ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो इतना पार्ट भी हुआ है, आप लोग जल्दी से अपना नोट्स बनाएं और अपने प्रिपरेशन को है वो अच्छा करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।